हेलो स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 7 जो है वो कर रहे हैं आजकल। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, दैट इज़ एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगरा, एक साम्राज्य की राजधानी। आज हम इसका पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई, किसने की और विजयनगर के सबसे महान राजा कौन थे। हमने पार्ट 2 में देखा था कि कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश के थे, तुलु डायनेस्टी के थे, वो सबसे महान ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर थे। आज हम देख रहे हैं बेटे कि विजयनगर साम्राज्य के में शासन और व्यापारी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि इनके ट्रेड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटे हमने कल पढ़ा था कि विजयनगर जो था वो साउथ इंडिया का इकलौता हिंदू राज्य था। आसपास ये मुस्लिम स्टेट से घिरा हुआ था, जैसे बिद्दर था, बरार था, बहमनी था, गोलकुंडा था। यानी कि कहने का मतलब है कि इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो साउथ इंडियन स्टेट से होती रहती थी, है ना। तो इनको इनकी जो सेना थी, इनकी जो युद्ध कला थी, यानी लड़ने का जो आर्ट था, वो इनके कैवलरी पे जो थी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी। कैवलरी का मतलब होता है कि इनकी अश्व सेना यानी घोड़ों की सेना पर डिपेंड करता था। उस टाइम मतलब जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें घोड़े जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते थे। तो इसलिए हर राज्य की कोशिश होती थी कि उनकी आर्मी में अच्छे से अच्छी नस्ल के घोड़े हों। और उस टाइम बेटे सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े अरेबियन हॉर्सेस माने जाते थे, जो कि मध्य एशिया से इंपोर्ट किए जाते थे। तो शुरू में तो ये जो व्यापार था, घोड़ों का जो व्यापार था, वो अरेबियन व्यापारी ही किया करते थे। लेकिन बाद में जो लोकल ट्रेडर्स थे, लोकल व्यापारी थे, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था इस व्यापार में। और इन घोड़े के व्यापारियों को कुदरई चेट्टी कहा जाता था। बेटे ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि घोड़ों के स्थानीय व्यापारियों को क्या कहते थे। तो इनको कुदरई चेट्टी कहा जाता था, ठीक है। और ये भी घोड़ों के व्यापार में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे थे। फिर आप बताओगे कि 1498 में पोर्तुगीज़ जो कि एक यूरोपियन देश के व्यापारी थे, वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आए। इनमें जो था बास्को डिगामा था, जिसने भारत की खोज की थी, और ये 1498 में कालीकट में पहुंचा था। इसके बाद क्योंकि वो पुर्तगाल कंट्री का था, तो इसके पीछे पीछे जो थे पुर्तगाल के व्यापारी भारत में बिजनेस करने के लिए आ गए। उन्होंने यहाँ पर जो थी अपने मिलिट्री स्टेशंस भी जो थे वो इस्टेब्लिश कर लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भारत में यूनिटी नहीं है और यहाँ पर आसानी से इनकी पॉलिटिक्स में जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाया जा सकता है, यहाँ पर अपने राज्य स्थापित किए जा सकते हैं। इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और इन्होंने अपने मिलिट्री स्टेशंस जो थे वो स्थापित कर लिए। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एडवांस थी, क्योंकि इनके पास गन्स थी, बंदूकें थी, और उस टाइम भारत में बंदूकों के बारे में पता ही नहीं था। तो जिसके कारण अपनी इस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के कारण वो भारत की पॉलिटिक्स में बहुत ही मेन जो थे इम्पॉर्टेंट रोल निभाने लगे और एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे। फिर आपने बताना है कि जो विजयनगर था वो अपने मसालों के लिए और अपने कपड़ों के लिए और अपने डायमंड्स के लिए बहुत फेमस था। साउथ इंडिया वैसे ही जो ये मसाले होते हैं इनके लिए काफ़ी फेमस है, तो विजयनगर में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती थी। यहाँ के लोग जो थे काफ़ी रिच और वेल्दी थे, यानी उनके पास अपनी ज़रूरत की हर चीज़ जो थी वो अवेलेबल थी, जिसके कारण यहाँ के लोग जो थे वो महंगी जो फ़ॉरेन से गुड्स आती थी उनकी काफ़ी डिमांड किया करते थे, स्पेशली स्टोन्स की और ऑर्नामेंट्स वगैरह की। तो कहने का मतलब है कि लोग बहुत ज़्यादा रिच थे।
और इस कारण व्यापार में जो भी इनकम होती थी, जो भी टैक्स वगैरह गवर्नमेंट लगाती थी, तो उससे गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो था धन मिलता था, मतलब काफ़ी टैक्स के कारण उनको काफ़ी पैसा मिलता था और वो देश के विकास में, देश की डेवलपमेंट में इस पैसे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद बेटे नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं राय और नायक्स कौन थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपसे हर साल एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो राय किन्हें कहते हैं? राय विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को राय कहते थे। द रूलर्स ऑफ द विजयनगरा कॉल्ड देमसेल्व्स एज रायज। इनको अपने नाम के साथ राय लगाना बहुत पसंद था, जैसे कृष्णदेव राय, राम राय, देव राय। तो जो विजयनगर के राजा थे उनको राय कहते थे। और नायक कौन होते थे? नायक होते थे ये मिलिट्री चीफ्स थे। दे कंट्रोल्ड ऑल द फोर्ट्स एंड आर्म्ड सपोर्टर्स। इन्होंने जो था किलों के ऊपर नियंत्रण रखा हुआ था और इनको आर्म्ड सपोर्टर्स का सहयोग मिला हुआ था। आर्म्ड का मतलब होता है हथियारबंद, और सपोर्टर्स का मतलब है जो आपके कहने पर कुछ भी कर जाएं, यानी आपके समर्थक। तो इनको जो था समर्थक सपोर्टर्स मिले हुए थे। कहने का मतलब है कि इनके पास सशस्त्र सैनिक थे। इसके बाद डिटेल में अब हम देखते हैं कि सेना प्रमुख होते थे। ये साम्राज्य में अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। इनका किलों के ऊपर नियंत्रण होता था। इनके पास अपने सपोर्टर्स होते थे और ये प्राय एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे। दे ऑफन मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। और कई बार ये उपजाऊ भूमि की तलाश में रहते थे और किसान भी उनका साथ देते थे। किसान क्यों साथ देते थे? क्योंकि किसानों को पता होती थी कि कौन सी ज़मीन बंजर है और कौन सी फर्टाइल है, कौन सी बैरन है। तो फार्मर्स इसलिए इनका साथ देते थे और इनके साथ साथ ये भी उन एरियाज़ में बस जाते थे। ये आम तौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। ये बेटे 1 मार्क में आ सकता है कि नायक कौन थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। कई नायकों ने तो विजयनगर राजाओं के सामने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, कई नायक, लेकिन कई नायक जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, तो जिसके कारण विजयनगर के राजा जो थे वो इनको सैनिक कार्यवाही के द्वारा ही इनको दबाते थे। ठीक है, इसके बाद आप बताओगे कि अमरनायक प्रणाली क्या थी। अमरनायक प्रणाली जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की एक पॉलिटिकल इनोवेशन थी, यानी एक पॉलिटिकल खोज थी। यह प्रणाली दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली जैसी ही थी। ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि यहाँ की नायक अमरनायक प्रणाली दिल्ली की किस सिस्टम से मैच करती है, तो आपने बोलना है इक्ता प्रणाली से। बेटे ये इक्ता प्रणाली क्या थी कि दिल्ली सल्तनत में कभी गुलाम वंश का रूल आया था और इनका एक राजा था इल्तुतमिश। उसने सुल्तान इल्तुतमिश ने ये इक्ता प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। इक्ता प्रणाली में क्या होता था कि जो लैंड्स थी वो राजा के जो मुख्य मिनिस्टर्स होते थे, अधिकारी होते थे, उनमें बांट दी जाती थी। एज ए मतलब इनका एज ए सैलरी बोलो, जैसे मर्जी बोलो, तो उनको बांट दी जाती थी। अब ये जो इक्तादार होते थे वो अपनी उस लैंड पर पूरा अरेंजमेंट करते थे, उसको फर्टाइल बनाते थे, फार्मर से काम करवाते थे, शहर गांव के गांव बसाते थे। और फिर उसके बाद जो था ये लोग जो थे इनको इक्तादार कहते थे और इनसे ये टैक्स वसूल किया करते थे। और फिर ये टैक्स का कुछ पोर्शन अपने पास रखते, अपने खर्चे के लिए आर्मी बनाते, और बाद में जो थे और बाकी जो थे वो राजा के यहाँ डिपॉजिट करवा देते थे। तो अमरनायक प्रणाली बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। इनके भी अपने सैनिक कमांडर होते थे जिनके बीच में ज़मीनों को बांट दिया जाता था। वो इसके ऊपर खेती करवाते, अपने मतलब पूरे एरिया का जो था वो ध्यान रखते थे। तो अमरनायक प्रणाली जो थी उन क्षेत्रों में किसानों और शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर जो थे वसूल करते थे।
अमानायक जो थे वो राजस्व का कुछ भाग अभी मैंने ऊपर बताया ना कि अपने पास रखते थे अपने खर्चों के लिए, और बाकी जो थे वो राजा को डिपॉजिट करवा देते थे। इस प्रकार विजयनगर जो थे शासन में अमानायक जो थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनके पास अपनी आर्मी होती थी, और जब राजा को लड़ने के लिए हेल्प चाहिए होती थी तो ये अमानायक जो थे वो अपनी सेनाएं भेज देते थे। फिर उसके बाद जो ये रेवेन्यू वसूल करते थे उसका कुछ पोर्शन जो थे ये मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए खर्च करते थे, और बाकी जो बच जाता था वो राजा के खजाने में जमा करवा देते थे। ये राजा को वर्ष में एक बार जो थे वो भेंट दिया करते थे, और अपनी लॉयल्टी जो थे इनको शो किया करते थे। और ये राजा के जो कोर्ट होता था, दरबार होता था, उसमें ये खुद उपस्थित होते थे। राजा जो था कभी कभी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करता रहता था, मतलब इनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। जैसे मान लो आज अमरनायक एक, मान लो मैं ही हूँ, वो ए जगह पर जो है अपॉइंट हो रखा हूँ, तो 1 साल के बाद मुझे ये बी जगह भेज देते हैं, बी के बाद मुझे सी जगह भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो थे ये मतलब इनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। और कई अमरनायकों ने जो थी अपने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिए थे। इसके बाद है जल संपदा। बेटे विजयनगर की जो भौगोलिक सिचुएशन है वो काफ़ी अधिक चौंकाने वाली है। ये चारों तरफ से जो है ये चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पहाड़ियाँ भी ग्रेनाइट की हैं, और वहाँ से जो थी तुंगभद्रा नदी जो थी वो बहती थी। अब बेटे ये क्या करते थे कि तुंगभद्रा नदी के ऊपर बड़े बड़े टैंक बना दिया करते थे, टैंक बना देते थे, क्योंकि ये सारा एरिया सेमी एरियड रीजन है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी। और सेकेंडली यहाँ पर जो थी शुष्क क्षेत्रों में होने के कारण जो था यहाँ पर पानी का संचयन और उसका प्रबंधन करना जो था वो बहुत ज़रूरी था। इसलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हौज का भी निर्माण किया गया था, जिसका नाम कमलपुरम हौज महल था। इस हौज के पानी से आसपास के खेतों को इरिगेट किया जाता था, और एक नहर को राजकीय केंद्र तक लेके आया जाता था, और उस नहर का नाम जो था वो हिरिया नहर थी। ठीक है, इस नहर को आज भी इसके ड्यून्स के बीच में देखा जा सकता है। ठीक है, आओ अब हम इसको इमेजेस के थ्रू देखते हैं। ये आपको मैं आज अभी मैंने समझाया, दैट इज़ बिजनेस के बारे में। तो ये जो इंसान खड़ा हुआ है इसको हम कुदरई चेट्टी कहेंगे, और ये जो घोड़े हैं वो अरेबियन घोड़े हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आप बताएंगे, ये जो है बास्को डी गामा है, जो कि एक पोर्तुगीज़ था। 1498 में ये कालीकट में उभरा था, और इसने जो थी साउथ इंडियंस से जो थी वो सॉरी ये जो बास्को डी गामा था 1498 में सबसे पहले कालीकट में आया था। ठीक है, और इसी ने भारत की खोज की थी, और इसके पीछे पीछे जो थे इसके देश के व्यापारी बिजनेस करने के लिए आ गए थे। ये बेटे ये यहाँ पर कालीकट का एरिया था जहाँ पर ये उतरे थे। ठीक है, इसके बाद बेटे राय कौन थे? ये कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, ये अपने आप को राय कहलाना पसंद करते थे। ये जो थे नायक थे, जिन्हें सैनिक कमांडर थे, इनके पास किले थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तमिल तेलुगु बोलते थे। वैसे तो राजा के फेवर में थे, लेकिन कभी कभी रिवोल्ट कर दिया करते थे। ये जो थे अमर नायक थे। इनको अमर नायक सिस्टम जो है वो एकता प्रणाली से मैच करता है। इसमें अधिकारियों को जो था वो सैलरी के रूप में जो थी वो ज़मीनें दे दी जाती थी। वो उन ज़मीनों पर जो थे वो उस ज़मीनों से राजस्व वसूल किया करते थे। उसका कुछ पोर्शन वो अपने पास रखते थे, और बाकी जो थे वो खजाने में जमा करा देते थे। इसके बाद इसकी जो जल संपदा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ बेटे। ये तुंगभद्रा रिवर है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये देखो, ये हम्पी शहर है जो कि अब काफ़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है।
ये देखो एक और तुंगभद्रा रिवर है, ठीक है। ये देखो ये भी, ये पानी पहुंचाने का सिस्टम था। बेटे ये पूरा शहर जो था वो 7 दीवारों से घिरा हुआ था। सबसे अंदर जो था, ये जो पूरा ब्लू देख रहे हो, ये राजकीय केंद्र था। यहाँ पर राजा और उसकी से रिलेटेड बिल्डिंग्स थी। इसके आसपास धार्मिक केंद्र था और फिर उसके आसपास जो थे वो सामान्य लोगों के घर आते थे। देखो ये जो था, उस टाइम टैप्स तो होते नहीं थे। ये देखो ये इस टाइप का ये बिल्डिंग बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ से नदियों से पानी जो था वो लाया जाता था। देखो ये तालाब है एक, अब तो सूख चुका है। सॉरी बच्चों, इट्स नेटवर्क प्रॉब्लम। ये देखो बेटे, ये पूरा विजयनगर शहर जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ियों से, ठीक है। ये तुंगभद्रा नदी बह रही है। ये देखो ये इस तरीके से पानी जो था वो लाया जाता था। ये देखो ये बने हुए हैं, नालियाँ सी बनी हुई हैं। यहाँ से नहर से पानी यहाँ आता हुआ अंदर के नगर में जाया करता था। ये देखो ये मेन सेंटर पॉइंट है राज्य का, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ पर नहरों के द्वारा पानी पहुँचाया जाता था। ये जो था हौज थे, बड़े बड़े तालाब थे जहाँ पानी को सेफ रखा जाता था, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये भी नहर हिरिया नहर है जो कि बनवाई गई थी और इससे पानी जो था आसपास के खेतों में सींचा जाता था। तो बेटे ये आज का टॉपिक था। होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।